नमो नमः। नमस्कार। संधि प्रकरण स्वर संधि भाग 4 के इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें ताकि आप चुटकियों में पहचान सकेंगे सबसे कठिन स्वर संधि यण संधि। हमने पिछले वीडियोज में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि की विस्तृत परिभाषा जानी है और आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है यण संधि। तो हम देखते हैं कि पूर्व में हम किन किन स्वरों के परस्पर मिलने पर क्या परिवर्तन होता है वो देख चुके हैं और अब हमें और क्या देखना बाकी है। तो देखिए, हमने पूर्व की संधियों में देखा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आता है तो दीर्घ आ हो जाता है और ये स्थिति दीर्घ संधि में बनती है। इसी तरह ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि ई, उ, री, री में से कोई सा भी स्वर आता है तो क्रमशः ए, ओ, अल हो जाता है और ये स्थितियां गुण संधि में बनती हैं। और इसी तरह ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ में से कोई स्वर आता है तो दोनों मिलाकर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है और ये स्थितियां वृद्धि संधि में बनती हैं। इसका मतलब है कि हम देखिए, अ आ के बाद आने वाली सभी स्थितियों को हम जान चुके कि अ आ के बाद यदि ये देखिए अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ में से कोई सा भी स्वर आए तो क्या स्थिति बनेगी, ये हम इन तीन संधियों में पढ़ चुके, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में। तो इसका मतलब अब हमें आगे के स्वरों के बाद आने वाले स्वरों की स्थितियों के बारे में जानना है। तो आ के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके। अब हमें जानना है ई, उ, री, लृ और ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद यदि कोई समान या असमान स्वर आता है तो क्या स्थितियां बनती है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ई, उ, री, लृ इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो कैसे संधि होगी। तो हमने अकह सवर्ण दीर्घ संधि में पढ़ा था कि ई, उ, री, लृ के बाद यदि कोई समान स्वर आए, सवर्ण आए तो वो दीर्घ हो जाता है, मतलब वो दीर्घ संधि हो जाती। तो इसका मतलब है कि ई, उ, री, लृ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो वो स्थितियां देखना हमें बाकी हैं। और इसी तरह ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो कैसे संधि होगी वो हमें देखना बाकी है। और इन दोनों स्थितियों में दो संधियां बनती हैं, यण संधि और आदि संधि। ई, उ, री, लृ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो यण संधि की स्थितियां बनती हैं और ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई समान या असमान दोनों में से, मतलब पूरे अ से लेकर औ तक के स्वरों में से कोई सा भी स्वर आता है तो वहां पर वृद्धि संधि की स्थितियां बनती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूं यण संधि की परिभाषा, यण संधि का सूत्र, यण संधि नहीं, यण किसे कहते हैं, यण संधि करने के नियम, यण संधि विच्छेद करने के नियम, यण संधि के उदाहरण और यण संधि को पहचानने के ट्रिक्स जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा सभी छात्रों का मानना है, शिक्षकों का भी मानना है कि सारी स्वर संधियों में सबसे कठिन यण संधि होती। और यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें तो निश्चित रूप से आप यण संधि को चुटकियों में पहचान सकेंगे। यण संधि को बड़ी आसानी से आप उसको संधि कर सकेंगे, उसका विच्छेद कर सकेंगे और कौन सी शब्द में यण संधि है उसको पहचान सकेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए क्योंकि ट्रिक्स अंत में बताई जाएंगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।
तो आइए पढ़ते हैं यण संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं यण संधि की परिभाषा, जो हमारे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की एनसीईआरटी इत्यादि की पुस्तकों में है कि असमान अच माने स्वर परे रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अर्थात ई उ री के स्थान पर य व र हो जाता है। इसको और विस्तार से देखें तो जब ई उ या रि तथा री, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ह्रस्व री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, देखिए समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, पहले ही बताया। तो ई को य हो जाता है, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाता है। उदाहरण हम देखें, जैसे यदि धन अपि, यद्यपि और सुधन आगतम स्वागतम। अब इसी को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नियम को हम इस प्रकार समझते हैं कि ई उ री और री, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री के बाद या के संपर्क में यदि कोई समान स्वर आए तो जो परिवर्तन होता है वो दोनों के स्थान पर नहीं होता, केवल प्रथम स्वर के स्थान पर परिवर्तन होता है, और जो बाद वाला असमान स्वर है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ई के स्थान पर, उ के स्थान पर, री के स्थान पर, री के स्थान पर कैसे परिवर्तन होगा वो देखिए। तो ई बराबर य, उ बराबर व, री बराबर र, री बराबर ल हो जाता है। माने ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाता है, और वो बाद वाला जो असमान स्वर है वो वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अभी तक हमने जो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में जितने भी उदाहरण पढ़े थे या जो नियम पढ़े थे, वो जो परिवर्तन हो रहा था वो दोनों स्वरों को मिलाकर एक आदेश हो रहा था। यहाँ पर यह एक अलग तरह का नियम है कि दोनों स्वरों के स्थान पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहले स्वर के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा जो असमान स्वर है जो धन के बाद आया है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। देखिए उदाहरण से हम इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि प्रतिधन एकः, प्रत्येकः, ऐसी संधि होती है। अब देखिए जो प्रति है, इस प्रति का ई और एक का ए, देखिए हम पेन से देखते हैं इसको कि ये जो प्रति था, इस प्रति में से हमने ई निकाल लिया, तो ये प्रति का ई और एक का ए, ये दोनों परस्पर जुड़ने की स्थिति में आए, इन दोनों में संधि होने को हुई। तो ये नियम कहता है कि ई के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई की जगह पर य हो जाता है और असमान स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है। तो देखिए इस ई के बाद ये एक असमान स्वर ए आ रहा है, तो इस ई की जगह पर हो गया य, और ये जो असमान स्वर है इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और ये वैसा का वैसा ही एक बना रहा। अब ये जो य है ये इस ए में जुड़ जाएगा और ये बनेगा ये, तो ये प्रत ऐसा ही रहेगा, य में अ जुड़ा तो बना ये, और ये कह और शब्द बनता है प्रत्येक। इसको हमने बचपन में एक कहानी से हमारे शिक्षकों ने जोड़ा था इसको कि यण संधियों में ये जो समान, ये जो स्वर है ई उ री स्वर, ये अच्छे मित्र नहीं है। ये पहले एक व्यंजन के साथ रहते हैं और जब कोई असमान स्वर आता है तो ये खुद बदल जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं य व र ल में, और फिर वो जो दूसरा स्वर आया है वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं और अपने इस मित्र को जिसके गले में बाहर डाल के बैठे थे उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा जहां कहीं भी यण संधि होगी उस यण संधि में य व र ल के ठीक पूर्व एक बेचारा अकेला व्यंजन होगा। मतलब हिंदी की भाषा में हम बोले तो आधा आधा व्यंजन, ये संस्कृत के हिसाब से पूरा है,
मतलब एक हलंत व्यंजन अवश्य होगा। तो ये एक यण संधि की एक बहुत बड़ी पहचान है कि य व र ल संयुक्त अक्षर होता है, मैंने उसके ठीक पहले एक शुद्ध व्यंजन होता ही है। तो आइए हम सूत्र शैली में गुण संधि की परिभाषा देखते हैं। गुण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। इसकी यदि हम संधि तोड़ें तो यहाँ पर यणचि में दो शब्द हैं और संधि तोड़ने पर, संधि विच्छेद करने पर बनेगा, परिभाषा बनेगी इकह यण अचि। देखिए यहाँ अचि में लगी है सप्तमी और यहाँ इकह में लगी है षष्ठी और यण है प्रथमा। तो अर्थ निकलेगा अचि माने सप्तमी, अच होने पर, अच परे रहने पर इकह, इक का यण, यण हो जाता है। अच परे रहने पर माने आगे स्वर रहने पर इक का यण हो जाता है। तो अब एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इक माने क्या और यण माने क्या, इन दोनों प्रत्याहारों में कौन कौन से स्वर आते हैं। और अच से हम यहाँ ग्रहण करेंगे असमान स्वर, क्योंकि हम पहले अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र में हम पढ़ चुके हैं कि इक के बाद यदि कोई समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। तो अब ये जो अच बचा, तो समान स्वर तो इसमें से माइनस हो गए, तो इस अच का अर्थ होगा असमान स्वर। तो अच परे रहने पर मतलब कोई सा भी असमान स्वर परे रहने पर इक को यण हो जाता है, इक का यण हो जाता है। तो हम प्रत्याहार जो बनाते हैं उसके हिसाब से इक प्रत्याहार में कौन से स्वर आते हैं और यण प्रत्याहार में कौन से व्यंजन आते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए इक का मतलब है ई उ रील री। यदि हम प्रत्याहार बोले तो आई उण रील रिक। तो ई से लेकर क तक अगर हम देखते हैं तो उनमें ये चार स्वर आते हैं, ई उ रील री। इक को यण हो जाता है। और हम यण प्रत्याहार को देखें तो हय वरट लण, ह को छोड़ दें तो य वरट लण। दो सूत्रों में यण प्रत्याहार में क्रमशः य व र और ल, ये चार स्वर आते हैं। चार स्वर नहीं, सॉरी, व्यंजन। हाँ, इनके बारे में ये जान लो, ये अर्ध स्वर है, इनको आधा स्वर माना जाता है और इनको अंतस्थ वर्ण तो कहते ही हैं। तो ई की जगह पर य व र ल हो जाते हैं। इसका मतलब है अच परे रहने पर इक की जगह पर मतलब ई उ रील री की जगह पर यण हो जाता है, माने क्रमशः य व र ल हो जाते, क्रमशः माने यथासंख्य। तो अब इसकी पूर्ण परिभाषा हुई कि अच परे रहने पर माने असमान अच परे रहने पर इक के स्थान पर मतलब इक ई उ रील री, इक ई उ रील री के स्थान पर यण हो जाता है, माने य व र ल हो जाता है। देखिए यही संस्कृत की सूत्र शैली की वैज्ञानिकता है और संक्षिप्तता है कि ये इतना बड़ा सूत्र, इतनी बड़ी परिभाषा जो हम हिंदी में याद करते हैं कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई की जगह पर य, उ की जगह पर व, री की जगह पर र और ली की जगह पर ल हो जाता है। ये इतनी बड़ी परिभाषा हमको यहाँ पर केवल दो शब्दों में मिलती है, इको यणचि। इको यणचि बोल दिया तो इक को यण हो जाता है अच परे रहने पर और हमारी परिभाषा हो जाती है। तो सूत्र शैली में संस्कृत सीखने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि एक तो बहुत संक्षिप्तता होती है और दूसरी बहुत स्पष्टता होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अन्य उदाहरणों को देखते हैं। हमने ई का उदाहरण पहले देख लिया, अब हम उ का उदाहरण देखते हैं। उ बराबर व, मतलब उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ की जगह पर व हो जाता है। अब हम थोड़ा जल्दी देखेंगे कि देखिए अनुधन एषणम और शब्द बनता, संधि होती है इसकी अन्वेषणम। तो देखिए हम संधि कैसे करें कि देखिए अनु का उ है और एषण का ए है। ये दोनों जब इन दोनों में जब संधि की स्थितियां बनी तो ये हमने अनु में से उ निकाल लिया, तो यहाँ बचा अन और यहाँ उ। इस उ के बाद ये असमान स्वर ए आ रहा है तो उ की जगह पर हो जाएगा व,
और ये असमान स्वर ए ज्यों का त्यों बना है। इस ऊ की जगह पर तो हो गया व, और ये असमान स्वर ऐसा का ऐसा बना है। अब ये जो व है ये ए में जुड़ जाएगा और बनेगा अन्वेषणम, और जब हम इसको साथ में लिखेंगे तो ये हलंत न को हम इस तरह से लिखते हैं और ये शब्द बनता है अन्वेषण। अब हम एक री का उदाहरण देखें कि री की जगह पर र हो जाता, असमान स्वर ऐसा ही बना रहता। तो मातृधन आदेश और शब्द बनता है मात्रादेश। तो देखिए मातृ का री और आदेश का आ दोनों समीप आए तो री में तो परिवर्तन हो गया, री में परिवर्तन हो गया, री की जगह पर र हो गया, पर जो असमान स्वर था बाद वाला आ वो वैसा का वैसा बना रहा। तो मात र और आदेश, अब ये जो र है इस आ में जुड़ जाएगा तो ये बन गया रा, ये जुड़ गया और ये बन गया रा। और ये मात जो मैंने अभी बताया कि ये बेचारा अकेला रह गया, ये री इसका साथ छोड़ के चला गया, तो अब ये लंगड़ा हो गया और ये बचा, बना इसका शुद्ध रूप मात्रादेश। चलिए अब अन्य उदाहरण हम देखते हैं यण संधि के। यण संधि के ये अन्य उदाहरण हम देखते हैं। एक बार हम इस नियम को फिर से देख लिया कि ई धन असमान स्वर, तो ई बराबर या और असमान स्वर जैसा का तैसा बना है। तो यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आचारः अत्याचारः, इति धन अवदत् इत्यवदत्, नदी धन आवेगः नद्यावेगः, और सखी धन ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम। ये जो उदाहरण है ये ई के उदाहरण हुए। अब आगे देखिए हम ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊ में भी वही स्थिति है कि ऊ धन असमान स्वर, तो ऊ बराबर व और बाद का समान स्वर वैसा ही बना रहेगा। तो सुधन आगतम स्वागतम, अनुधन अयः अन्वयः, अनुधन एषणम अन्वेषणम, मधुधन अरिः मध्वरिः, और वधूधन आगमनम, और शब्द बनेगा वध्वागमनम। इसी तरह हम आगे और उदाहरण देखते हैं री के री के। पितृधन आदेश पित्रादेश, पितृधन उपदेश पितृपदेश, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा। और ली के उदाहरणों में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। ली धन आकार लाकार और ली धन आकृति लाकृति। तो पितृ और मातृ में तो आप इन उदाहरणों को अच्छे से याद कर लीजिए कि दो ही उदाहरण मिलते हैं। एक तो ये मिलता है लृ धन आकृति लाकृति, और एक और उदाहरण मिलता है लृ का लाकार, और ये संधि टूटती है लृ धन आकार लाकार। और इसी तरह ऋकारांत शब्द प्रायः जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में पूछे जाते हैं वो मातृ और पितृ हुए होते हैं। और पित्रादेश मात्रादेश, पितृपदेश मातृपदेश, या पित्राज्ञा मात्राज्ञा, इसी तरह के शब्द बनते हैं। तो ये भी आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और यदि पित्रादेश पितृपदेश पित्राज्ञा या मात्रादेश मातृपदेश या मात्राज्ञा ऐसे शब्द आते हैं, मतलब त्र जहां पर आता है, मतलब र के साथ त संयुक्त अक्षर जहां पर आता है वहां पर यण संधि होती है। और इसको तोड़ते समय आप पितृ मातृ करके जो यहाँ पर स्वर लगा हुआ है, जैसे त्रादेश है तो आदेश कर दीजिए, त्रुपदेश है तो उपदेश कर दीजिए, त्राज्ञा है तो आज्ञा कर दीजिए। इसी तरह हमने अभी जो संधियां देखी, जो संधि के जो उदाहरण देखे, हम उनको तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। अर्थात हम विच्छेद करने का भी तरीका देखते हैं। यण संधि के शब्दों का हम संधि विच्छेद कैसे करें। सबसे कठिन छात्रों को भी स्वर संधियों में यण संधि लगती है। ये टेक्निक जानने के बाद आपको यण संधि सरल लगने लगेगी। ये हमने 4 शब्द लिए हैं यण संधि के उदाहरण, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार और सख्यैश्वर्य। अन्य संधि विच्छेदों की तरह हम इसको शुरू से
प्रारंभ से न तोड़ते हुए, माने प्रारंभ के पद का विच्छेद न करते हुए हम इसमें क्या करें, एक टेक्निक अपनाएं, एक ट्रिक अपनाएं कि हम पहले दूसरे पद को पहचानें। तो य से, चूंकि ई की जगह पर यह हुआ है, तो हम य से एक दूसरा पद निकाल लें, यपि, यादि, याचार और यैश्वर्य। अब इस य को जब हम बाहर कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो जो स्वर यहाँ लगा है उस स्वर को लगाते हुए यपि है तो हम लिख लेंगे अपि, यादि है तो यह हमने निकाल दिया तो बचा आदि, याचार में से हमने यह निकाल लिया तो बचा आचारः, और यैश्वर्यम में से हमने यह निकाल लिया तो बचा ऐश्वर्यम। और विच्छेद करते समय हम फिर से उस य को अपने मूल रूप में ले आएंगे। ये जो य है वो ई की जगह पर बना है, तो इस द में हम ये जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा यदि, और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि। इसी तरह इस य को ई बनाकर हम त में जोड़ेंगे तो यहाँ हमें पहला पद मिलेगा इति, और हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। त में ई जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अति, और ये पहला पद हमें मिला, दूसरा हमने पहले ही पहचान लिया है, और ये विच्छेद हमारा हो जाएगा अति धन आचार। इसी तरह सख्यैश्वर्यम में यहाँ पर ऐश्वर्यम हमने पहले ही निकाल लिया था, इस य को हम ई में बदल के ख में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सखी। अब यहाँ बड़ी लगाएं कि छोटी, ये हम अपनी मति के आधार पर तय करेंगे। तो सखी शब्द शुद्ध है, सखी नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सखी धन ऐश्वर्य। अब हम ऊक उदाहरण देखते हैं, 4 उदाहरण ऊक के। स्वागतम, अन्वयः, अन्वेषणम, मध्वरी। अब यही टेक्निक, यही ट्रिक हम यहाँ भी अपनाएंगे। देखिए ये व जो है ये ऊ की जगह पर हुआ है, तो यहाँ से हम पीछे का शब्द पहले उठाएंगे, बाद वाला पद हम पहले उठाएंगे। वागतम, वयः, वेषणम, वरिः। अब इनमें से हम ऊ निकाल देंगे बाहर, तो स्वागतम बचेगा आगतम, वयः बचेगा अयः, एषणम, वेषणम बचेगा एषणम, और वरिः बचेगा अरिः। अब हमें पूर्व पद की पहचान करनी है, तो ये जो व है इसको हम अपने मूल रूप में लाएंगे। तो व जो है ऊ की जगह बना था, तो व को हमने ऊ कर दिया और इस स में जोड़ दिया तो बनेगा सु, और हमारा ये विच्छेद हो गया सुधन आगतम। इसी तरह ये वो ऊ की जगह है, तो अन्न में ऊ जोड़ा तो पहला पद बनेगा अनु, द्वितीय पद हम पहले ही पहचान चुके हैं, और हमारा विच्छेद हो जाएगा अनुधन अयः। इसी तरह यहाँ पर ए की मात्रा है, वो हमने निकाल के एषणम शब्द बना लिया है। अब इस वो को हमने ऊ में बदला और अन में जोड़ा, तो यहाँ भी वही अनुपसर्ग लगेगा और हमें अनुधन एषणम, अन्वेषणम, ये शब्द दोनों मिल जाएंगे पद, और हमारा विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह मध, उसमें हम व को ऊ करके मध में जब जोड़ेंगे तो मधु हो जाएगा, और हमारा विच्छेद होगा मधुधन अरिः, मत परी। मैं समझती हूँ इस तरह से आप लोगों को यण संधि का विच्छेद करना अब बहुत सरल हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से यण संधि कर सकेंगे। अब आइए एक ट्रिक हमें और जाननी है कि यण संधि को पहचाने कैसे। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यण संधि का है, या निम्नलिखित में से कौन से पद में यण संधि नहीं है। ऐसे प्रसंगों में हमको ये पहचानना पड़ेगा कि यण संधि किस पद में है और किस पद में नहीं है। तो आइए वो ट्रिक जाने कि देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ यण संधि है या नहीं। यहाँ कुछ शब्द हैं, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचारः, इत्यवदत्, नद्यावेगः, ये सारे ही यण संधि के उदाहरण हैं। तो यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि वहां चूंकि ई की जगह पर य और ऊ की जगह पर व हो जाता है, री की जगह पर र होता है, तो य, व और र, देखिए री के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। तो य, व और र, ये तीनों जो हैं संयुक्त अक्षर के रूप में होते हैं।
यहाँ पर अभी हमने य का उदाहरण लिया है, तो य के ठीक पहले एक हलंत शब्द होगा या एक शुद्ध व्यंजन होगा, जो या तो हलंत इस रूप में लिखा होगा या फिर ये ऐसा हिंदी में जैसा लिखते हैं देवनागरी में, ऐसा ये आधा लिखा हुआ आपको मिलेगा य के ठीक पहले। ये देखिए, अगर य के ठीक पहले एक व्यंजन है और यहाँ संयुक्त अक्षर बन रहा है और संधि यहीं टूट रही है, तो ये निश्चित रूप से यण संधि होगी। ऐसा ही उदाहरण हम व का भी लेंगे। व जो है वो ऊ की जगह पर बनता है, ऊ की जगह पर वो बनता है, यण संधि का नियम है, और वो अपने पहले वाला जो अक्षर होता है, पहले वाला जो व्यंजन है उसका साथ छोड़ देता है और वो आधा बचता है। तो ये वो भी हमेशा संयुक्त अक्षर के रूप में आपको दिखेगा। ये देखिए, स्वा, व, वे, ध्व, यहाँ भी ध्व। तो व के ठीक पहले अगर कोई ऐसा आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन मीन्स लिखा हुआ आधा है, वो हलंत व्यंजन है कोई, और उसके ठीक बाद वो आ रहा है या ये आ रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में अगर यहीं पर संधि टूट रही है और वो स्वर संधि का प्रसंग है, तो वो निश्चित रूप से यण संधि होगी। इसी तरह प्र का उदाहरण भी देखिए, पित्रादेश, पितृपदेश, मात्राज्ञा, मातृपदेश, मात्रादेश, इस तरह के जो शब्द होंगे जहां पर री के साथ संयुक्त अक्षर की स्थिति बन रही है। देखिए ये यहाँ त्र, ये क्षत्रज्ञ का त्र ऐसा लिखा है, पर एक्चुअली वो आधा त और र है, मतलब ये संयुक्त अक्षर की स्थिति र के साथ भी बन रही है। य के साथ, व के साथ, र के साथ संयुक्त अक्षर की स्थिति जहां बनेगी और वहीं पर संधि अगर टूट रही होगी और स्वर संधि का प्रसंग होगा, तो वो निश्चित रूप से यण संधि होगी। दीर्घ के उदाहरण बहुत कम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। दीर्घ के दो ही उदाहरण मिलते हैं, लाकृति और लाकार, उसको आप लोग याद कर लीजिए। लाकृति और लाकार, यहाँ पर ला शब्द आएगा। इस तरह ये हमारी संधि को पहचानने की ट्रिक भी आप लोगों ने समझ ली है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यण संधि का यह पाठ पसंद आया होगा। अगर आपने पहले की 3 संधियां नहीं पढ़ी है या संधि की भूमिका नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर जाकर उन संधियों को विस्तार से देख सकते हैं। और यहाँ आई बटन में भी मैं कोशिश करूंगी कि उन संधियों को लगा दूं। फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भाई, और अपने मित्रों के साथ, छात्रों के साथ, अपने परिचित संस्कृत अनुरागियों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारत।